क्या एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया को बदल सकती है? अब सुनने में ये थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन द बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी के मुताबिक दुनिया के एक कोने में हुआ एक छोटा सा इंसिडेंट किसी दूसरे कोने में एक बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। और सीरिया के डिक्टेटर बशर अल असद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक आम डॉक्टर से प्रेसिडेंट बनने तक का सफर, और फिर सिविल वॉर के चलते सत्ता, और फिर देश से निकाले जाने तक। जानेंगे आज कि कैसे एक डॉक्टर दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर्स में से एक बन गया, और कैसे हुआ उसकी तानाशाही का अंत। आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द फॉल ऑफ असद। तो बशर अल असद की कहानी शुरू होती है 1970 से, जब बशर के पिता और सीरिया के तब के रक्षा मंत्री रहे हाफिज अल असद ने सेना को अपने कब्जे में लेकर सीरिया के इतिहास के तीसरे तख्तापलट को अंजाम दिया और खुद इस देश के राष्ट्रपति बन गए। अब हाफिज अलावाइट शिया थे, जिनकी संख्या सीरिया में ज्यादा नहीं थी। ऐसे में हाफिज को शुरू से पता था कि अगर उन्हें सुन्नी बहुल वाले सीरिया पर राज करना है तो ये काम चाबुक से ही किया जा सकता है। इसीलिए जैसे ही वो सीरिया के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुना। फिर चाहे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोलियां चलाना हो, या फिर लोगों को सिर्फ शक के बिना पर जेल में डाल देना। दोस्तों, हाफिज की सनक कुछ ऐसी थी कि सिर्फ शक के बिना पर उसने अपने ही देश के नागरिकों पर अटैक तक करवा दिया। दरअसल 1982 में हाफिज को सुरक्षा एजेंसी से पता चला कि सुन्नी बहुल वाले हामा शहर में उसके खिलाफ साजिश हो रही है। ऐसे में उसने हामा शहर पर आसमान से सैरिन गैस से भरे बम गिरा दिए, जिसमें लगभग 30 से 40 हजार मासूम लोगों की जान चली गई। और यही नहीं, हाफिज ने अपने 30 साल के शासन के दौरान इस तरह के कई हमलों को अंजाम दिया। हाफिज के 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां, और वो चाहते थे कि सीरिया पर हमेशा असद फैमिली का ही राज रहे। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे बशर अल असद को इसके लिए तैयार करना बहुत पहले से ही शुरू कर दिया। वहीं बशर अल असद दूसरे नंबर पर थे, इसीलिए उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं था। ऐसे में बशर ने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ डमास्कस से मेडिसिन की पढ़ाई की, और फिर 1992 में लंदन के वेस्टर्न आई हॉस्पिटल में आगे की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले ली। वहाँ पढ़ाई खत्म करने के बाद वो लंदन में ही एज अ डॉक्टर काम भी करने लगे। लंदन में ही असद अपनी फ्यूचर वाइफ आसमा से मिले। आसमा सीरियन मूल की एक ब्रिटिश नागरिक थी, जिनका जन्म लंदन में तब हुआ था जब उनके माँ बाप सीरिया छोड़कर ब्रिटेन में आ बसे थे। आसमा से मिलने के बाद असद ने फैसला कर लिया था कि वो शादी करके ब्रिटेन में ही रहेंगे और सीरिया वापस नहीं जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो आसमा से शादी कर पाते, 1994 में उनके बड़े भाई बैसल अल असद की एक भयंकर कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस हादसे ने हाफिज अल असद को बहुत बड़ा झटका दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बशर को तुरंत लंदन से सीरिया बुला लिया। द असद एरा। इसके बाद बशर को आर्मी में भर्ती करवा दिया गया और बहुत जल्दी प्रमोशंस देकर उन्हें ऊंचे रैंक्स में पहुंचा दिया गया, ताकि कल को अगर वो देश के राष्ट्रपति बने तो उनके पास लीडरशिप का भी एक्सपीरियंस हो। यहाँ तक कि जब साल 2000 में हाफिज अल असद की मौत हुई, तब सीरियन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज, जो तब 40 साल थी, उसे और कम करके 34 कर दिया गया। और जानते हैं ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि तब असद 34 के ही थे। खैर, तमाम जुगाड़ लगाने के बाद बशर अल असद को फाइनली सीरिया का प्रेसिडेंट बना दिया गया, और इससे सीरिया के लोग भी खुश थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि चूंकि बशर इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटे हैं और उनकी वाइफ आसमा भी लंदन से ही है, तो शायद वो अपने पिता की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। असद ने भी अपने शुरुआती दिनों में ऐसे ही हिंट दिए, जिससे लोगों को लगने लगा कि उनका राज उनके पिता से अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने पहली बार असद के किसी फैसले से नाखुश होकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया, असद ने भी अपने पिता की ही तरह लोगों की आवाज दबाने के लिए आर्मी और पुलिस का सहारा लेना शुरू कर दिया। जब आम लोगों के पास खाने पीने की भी कमी थी, तब असद राजधानी दमास्कस में अपने महल में शानो शौकत और अय्याशी की जिंदगी बिताता, और इस तरह साल 2011 तक बड़े ही आराम से बशर ने सीरिया पर राज किया। द बटरफ्लाई इफेक्ट। अब असद ने अपनी सरकार में सारे बड़े पद अलावाइट शियाज को ही दे रखे थे। यहाँ तक कि सीरिया की पूरी इकोनॉमी भी कुछ अलावाइट लोगों के ही हाथ में थी, जिसके चलते सीरिया के बाकी समुदायों में असद को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था, पर वो प्रोटेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर साल 2011 में सीरिया से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटी सी घटना हुई, जिसके चलते न सिर्फ असद बल्कि कई और बड़े तानाशाहों को भी अपना तख्त छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये घटना थी नॉर्थ अफ्रीका के देश ट्यूनीशिया की, जहां रहने वाले मोहम्मद बुआजीजी नाम के एक आदमी ने पुलिस स्टेशन के बाहर खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी। बुआजीजी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन कोई अच्छी नौकरी न मिलने के चलते वो सड़क पर फेरी लगाकर बड़ी ही मुश्किल से अपनी फैमिली का पेट पालता था।
उस दौर में ट्यूनीशिया में करप्शन अपने चरम पर था और वहाँ के तानाशाह प्रेसिडेंट जिने एल अब्दीन बेन अली, जो 24 सालों से प्रेसिडेंट की कुर्सी पर काबिज थे, उन्हें सिर्फ अपनी अय्याशी से मतलब था। तब ट्यूनीशिया में पुलिस वाले सड़क पर ठेला लगाने वालों से जबरन पैसे वसूलते थे और जो पैसे नहीं दे पाता था वो उसका ठेला ही उठाकर ले जाते थे। दिसंबर 2010 में बouazizi किसी वजह से जब पुलिस वालों को पैसे नहीं दे पाया तो पुलिस वाले उसका ठेला उठाकर थाने ले गए। इसके बाद बouazizi कोई रास्ता न निकलता देख अगले दिन उसी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचा और खुद को आग लगाकर उसने वहीं अपनी जान दे दी। इस इंसिडेंट से ट्यूनीशिया की उस मुर्दा जनता में भी गुस्सा भड़क उठा जो सालों से प्रेसिडेंट बेन अली का जुल्म बर्दाश्त करते आ रहे थे। लोग सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन जब तानाशाह जिने ने इसे दबाने के लिए आर्मी को उतारा तो ये प्रोटेस्ट एक सिविल वॉर में तब्दील हो गया, जिसमें जिने की हार हुई और उसे प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक कई सिविल वॉर्स शुरू हो गए, जिसमें से कुछ खत्म हो चुकी हैं, तो कुछ अभी भी जारी है। खैर, जो सिलसिला ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था आज उसे हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, जिसके चलते सालों तक अपनी ही जनता पर जुल्म करने वाले इजिप्ट के तानाशाह हुस्नी मुबारक और लीबिया के राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफी को भी अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अब ट्यूनीशिया में प्रेसिडेंट जिने के खिलाफ हुए इस आंदोलन का असाद से कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन द बटरफ्लाई इफेक्ट के चलते इसका असर उन पर भी पड़ा। द फॉल ऑफ असाद। दरअसल अरब स्प्रिंग के इसी दौर में सीरिया के लोगों को भी अपने लिए उम्मीद की एक किरण नजर आई, क्योंकि तब तक वहाँ बहुत से ऐसे रेबल ग्रुप्स बन चुके थे जो असाद के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन तब तक इनकी ताकत बहुत सीमित थी। लेकिन अरब स्प्रिंग से इंस्पायर होकर सीरिया के दर्रा में रहने वाले जब कुछ स्कूली बच्चों ने अपनी ही स्कूल की दीवार पर जब इट्स योर टर्न डॉक्टर लिखा, तब हद हो गई। असाद चाहते तो इस बात को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उसने पुलिस भेजकर बच्चों को अरेस्ट करवाया और जेल में डाल दिया, जहां उन्हें कई हफ्तों तक पीटा और टॉर्चर किया गया। उनके नाखून उखाड़ लिए गए और जब उन बच्चों के घर वाले अपने बच्चों के बारे में पता करने गए तो पुलिस वालों ने उनसे कहा कि वो अपने बच्चों को भूल जाए और घर जाकर नए बच्चे पैदा करें, और अगर उनसे ये भी नहीं हो रहा तो वो अपनी औरतों को उनके पास भेज दे। पुलिस के इस तरह के रवैये से लोगों में गुस्सा भर गया और लोग अपने बच्चों को छुड़वाने के लिए सड़क पर उतर आए। शुरुआत में पुलिस ने लोगों को ताकत के दम पर हटाने की कोशिश की, लेकिन जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तब सरकार को ना चाहते हुए भी बच्चों को छोड़ना पड़ा। लेकिन जब ये बच्चे जेल से बाहर आए तो उनकी हालत देखकर लोगों का गुस्सा और भड़क गया, क्योंकि बच्चों को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि वो अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। लोग जहाँ पहले सिर्फ इंसाफ चाहते थे, इन बच्चों की हालत देखने के बाद उन्होंने असाद सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हथियार उठा लिए और सीरिया में भी सिविल वॉर शुरू हो गई। इससे हुआ ये कि सीरिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। साथ ही आर्मी के एक बड़े हिस्से ने आर्मी छोड़कर रेबल ग्रुप्स का साथ देने का फैसला किया और इस तरह 2013 में फ्री सीरियन आर्मी का गठन हुआ, जिसमें ज्यादातर लोग या तो एक्स आर्मी थे या फिर पहले अल कायदा के लिए लड़ चुके थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था और वो था असद सरकार का अंत। सिविल वॉर की शुरुआत में तो फ्री सीरियन आर्मी को कामयाबी भी मिली, लेकिन असद को रूस, ईरान और हिजबुल्लाह का सपोर्ट था। इसीलिए जब भी सीरियन आर्मी कमजोर पड़ती तो वहाँ हिजबुल्लाह और रूस के जवान जाकर सीरियन आर्मी की मदद करते और किसी भी रिबेलियन को दबा देते। वहीं रूस के आते ही अमेरिका भी उसके पीछे पीछे सीरिया आ गया, लेकिन उसने जंग में सीधे शामिल न होकर रेबल ग्रुप्स को पैसा और हथियार देना शुरू किया। जंग के इस माहौल में अमेरिका, रूस और ईरान के अलावा कई और प्लेयर्स ने भी एंट्री मारी, जिसमें से एक था आईसिस। और इसी आईसिस के चलते अमेरिका ने अपना सारा फोकस असाद से हटाकर आईसिस पर शिफ्ट कर दिया। रेबल ग्रुप्स ने भी कुछ वक्त के लिए असाद की जगह आईसिस पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लगातार सीरिया के इलाकों को जीतकर इस्लामिक स्टेट में शामिल कर रहे थे और शरिया कानून के नाम पर लोगों को मार रहे थे। इसके बाद सभी रेबल ग्रुप्स ने मिलकर आईसिस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिसमें उनकी मदद अमेरिका और फ्रांस जैसे देश पैसा और हथियार के अलावा उन्हें ट्रेनिंग देकर भी कर रहे थे। द फाइनल नेल। अब इसका असर ये हुआ कि असाद ने 2013 में मौका पाकर अपने पिता की ही तरह सीरिया के खान शेखून इलाके में केमिकल अटैक करवा दिया, जिसमें 281 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर औरतें और छोटे बच्चे थे। असाद की इस हरकत से अमेरिका के सब्र का बांध टूट गया और उसने आईसिस के साथ साथ सीरियन आर्मी के ठिकानों पर भी हवाई हमले शुरू कर दिए। सीरिया के रेबल ग्रुप्स भी 2018 तक इसी तरह दो तरफा जंग लड़ रहे थे, लेकिन जब 2018 में सीरिया से आईसिस पूरी तरह से खत्म हो गया, तब उन्होंने एक बार फिर सीरियन आर्मी के कब्जे वाले इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन रूस और ईरान के इंटरफेरेंस के चलते उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। फिर 2024 में रूस यूक्रेन से वॉर करने में बिजी हो गया और वहीं ईरान और हिजबुल्लाह का फोकस इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग पर था। ऐसे में रेबल ग्रुप्स को
असाद पर हमला बोलने का ये अच्छा मौका दिखाई दिया, तो उन्होंने एक बार फिर सीरिया के आम लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू किया और असाद के खिलाफ एक आखिरी जंग का ऐलान कर दिया। फिर इन रेबल ग्रुप्स ने एक के बाद एक असाद के कब्जे वाले शहरों को जीतकर आजाद करवाया और फिर 8 दिसंबर 2024 के दिन सीरिया की राजधानी दमास्कस को भी जीतकर वहां अपना झंडा फहरा दिया। लेकिन इससे पहले वो असाद को पकड़ पाते, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ सीरिया छोड़कर रूस भाग निकला। फिलहाल सीरिया पर इन्हीं रेबल ग्रुप्स का कब्जा है और वो जल्द से जल्द वहां एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए इलेक्शन करवाने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं सीरिया के आम लोग असाद के जाने से काफी खुश हैं, क्योंकि 55 साल बाद वो आखिरकार आजादी में सांस ले पा रहे हैं। साथ ही खुद पर हुए अत्याचारों की कहानी भी दुनिया को बता पा रहे हैं, जिसे सुनकर हर कोई सोचने को मजबूर है कि कोई कैसे सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए लाखों लोगों की जान ले सकता है और कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। खैर दोस्तों, असाद जैसे डिक्टेटर के इस डाउनफॉल के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ नीचे कॉमेंट्स में जरूर शेयर करें और ऐसी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फैक्टिफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।